बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि बेटा तमाम स्टूडेंट्स जो है ना वो खैरियत से होंगे। जैसा कि बेटा हम आपको पता है कि हमने ना 9th क्लास की जो नई किताब है ना उसकी सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो कल के 2 दिन लगा कर ना 1.2 को सॉल्व किया। और जिसने 1.2 को नहीं देखा हुआ तो बेटा दोनों जो पार्ट का लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो 1.3 के ऊपर होने जा रहा है। 1.3 जो है ना वो भारतीय सवालों से जुड़ी हुई है, स्टेटमेंट के सवाल कुछ आएंगे। अक्सर बच्चे इस स्टेटमेंट को देखकर ना मैथमेटिक्स से चिढ़ खाते हैं यार, यकीन कर वो मुश्किल तस्वर करने लग पड़ते हैं। और एक रीज़न ये भी है मैथ मुश्किल होने की वजह से, जो बच्चों को लग रहा होता है कि यार ये भारतीय सवालों को ना समझ में नहीं आती। तो बेटा आज सिर्फ ना 1.3 से को हल करना हमारा काम होगा, बल्कि उन्हें भारतीय सवालों का डर जो है ना वो आपके दिल से निकालना है। और वो उसी सूरत मुमकिन हो सकता है जब आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो और भारतीय सवालों यानी मैथ के डर को ख़ात्मा होगा। ठीक है, ख़ात्मा हो जाएगा भाई, देखना। तो आए हम जो हमारा एक मैं रोड मैप बना दूं। हमने एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर से जाना है और होते होते लास्ट सवाल तक हमने जो है ना भारतीय सवालों को डील करते करते हमने इस एक्सरसाइज को जो है ना वो ख़त्म कर देना है। तो आए जी, चलते हैं हमारे सवाल नंबर 1 की जानिब। सवाल नंबर 1 से पहले जैसे मैंने बताया कि एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर है, तो आए ज़रा एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, फाइनेंशियल कैलकुलेशन के अंदर, साइंटिफिक मेजरमेंट के अंदर, इंजीनियरिंग डिज़ाइन के अंदर, और इसी तरह से मेडिकल हेल्थ के अंदर, डाटा एनालिसिस के अंदर, कंप्यूटर साइंसिस के अंदर, एनवायरमेंटल साइंसिस के अंदर, जैसे इंटरेस्ट रेट निकालना, टेम्परेचर, प्रेशर, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, मैंने लिखा हुआ है आगे, ज़रा इसको पढ़ लेना एक दफ़ा किस तरीके से मामला हैं। बस बताने का मकसद यार यहाँ पे ये है कि देखिए मैथमेटिक्स ना एवरीवेयर है। मुझे दुनिया में ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आती जहाँ पे मैथमेटिक्स मौजूद ना हो। अगर कोई इस चीज़ को साबित ना कर पाएँ हम तो फिर आप कहिएगा। बल्कि एक अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो इस तरीके से बनाई जाए कि किस तरीके से हमारा मैथ जो है ना वो हमारा हर जगह मौजूद है, तो वो भी आप मुझे कमेंट में जो है ना बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी डील कर दूंगा। ठीक है जी, आए हम 1.3 की जानिब जो है ना वो चलते हैं और सवाल नंबर पहले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले भी थोड़ा सा लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे भारतीय सवाल है तो लिखने में थोड़ा सा ज़रा टाइम लगेगा, तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा पहले जो है ना वो लिख के बताया हुआ है। लेकिन आए ज़रा सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या लिखा होता है। सवाल नंबर 1, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। यार सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते क्या हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, मैंने ना इसकी डेफिनेशन लिख के ना यहाँ पे बताई हुई है कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कहता है होल नंबर है और ये एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं, इनके दरमियान कोई गैप शैप कोई नहीं होता। वो कहता है कि देखें, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 ये आपके पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, ये बोथ हो सकते हैं। ठीक है, माइनस में होगा तो -1 2 3 4 5, और अगर प्लस में और माइनस दोनों को कंबाइन करें तो मैं ऐसे कह सकता हूँ -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हमने ना ज़रा अब इसको समझना है। सबसे पहले हमने देखे क्या किया, हमने फ़र्ज़ किया कंसिडर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर x नंबर 1 x + 1। देखना, एक नंबर अगर x है तो आगे वाला नंबर क्या होगा x + 1, और फिर उससे आगे वाला x + 2। ठीक है जी, और इसी तरह से फिर जब कंडीशन के मुताबिक कहता है कि इन सबको जमा कर लें, तो देखिए नीचे जो मैंने यहाँ पे जो है ना वो ये चीज़ जो लिखी हुई है ना, इन सबको जमा करके जो है ना यहाँ से ये लिखा हुआ है और उसने खुद बताया हुआ है कि डेट इज़ इक्वल टू 42। और फिर देखें x वाली फॉर्म को मैंने जमा किया, ये वाली और ये वाली को, तो 3x हो गया, और आगे इसको मैंने सॉल्व करके जहाँ पे जो है ना वो x 39 जब 3 इससे नीचे डिवाइड किया तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था यार, हमने बड़ी आसानी से जो है ना इसको सॉल्व कर लिया। और यहाँ पे मैं किताब वालों का थोड़ा सा गलती जो है ना वो निकाल देता हूँ। यहाँ पे जो नई किताब के अंदर मिस्टेक है ना बेटा, उन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स को लेना है, तो ये नेगेटिव तरीके से भी सवाल हल हो सकता है। मे भी उसका जवाब जो है ना वो किताब से मिलकर ना आ रहा हो। तो अच्छा जी, देखें अब हमारे पास यहाँ 13x की वैल्यू निकल आई है। तो अब ना हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर निकालने थे ना, तो एक हमारे पास जवाब था x + 1, एक तो x हो गया ना, और एक हमारे पास है x + 2। तो जो x + 1 है तो इसका मतलब है ये 13 और +1 हो जाएगा 13 + 1, और ये कितना हो जाएगा 13 + 2। तो ऊपर वाले का आंसर हमारे पास कितना आ रहा है जी 14, तो नीचे वाले का हमारे पास आंसर कितना आ गया 15। तो हमारे पास जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर थे ना उनका होगा, एक होगा 13, 14 और 15। तो बेटा ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो है ना वो हमारा सवाल नंबर 1 जो है ना वो सॉल्व हो गया। आइए अब सवाल नंबर 2 की जानिब चलते हैं। डायग्राम शो द राइट एंगल एरिया फॉर ABC ट्राइंगल हमारे पास, इन विच लेंथ उसने बता दी AC की, उसने एरिया बता दिया, और वो कहता है कि अब आप इसका करें फाइंड द लेंथ ऑफ AB इन द फॉर्म ऑफ, उसने ना लेंथ निकालने के लिए बता दिया कि आपने इसकी क्या करनी है
इसकी लेंथ जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो आइए जी देखते हैं कि किस तरीके से हम इसकी लेंथ को जो है ना वो निकालते हैं। और लेकिन उसने बताया हुआ है कि आपने क्या करना है, इसको इस फॉर्म के अंदर जो है ना वो इसकी लेंथ को जो है ना वो निकालना है। तो बड़ा आसान है जी। सबसे पहले देख लें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको लेंथ एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है ना वो हमारे पास होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ओवर 2, यानी 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये लिखा हुआ। तो आए सबसे पहले हमने इसकी स्टेटमेंट में लिखते हैं क्या क्या हमें चीज़ें गिवन थी, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे फुलफिल करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ जी लेंथ ऑफ है AC। अब ये AC डायग्राम के अंदर देखिए बेस है और ये हमारे पास √3 + 5 है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा √3 माई मिस्टेक प्लस √5। इसी तरीके से उसने जो एरिया दिया हुआ है वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। जो उसने एरिया दिया हुआ है ना वो बेटा हमारे पास है 1 + √15। यार किताबें बेटा अपनी लेकर बैठे ना, साथ साथ वो किताब से ज़रा देख लिया करें। यहाँ पे जूम करके इस वजह से बताता हूँ यार कि क्लैरिटी जो है ना वो जानी चाहिए। वाइट बोर्ड पे लिख के भी मैं बता सकता हूँ, याद रखना, लेकिन वो पिक्चर क्वालिटी इतनी ज़्यादा वो ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चा जो है ना वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। आप मुझे ही देखते रहेंगे फिर पढ़ेंगे कोई नहीं, ठीक है जी। इसी वजह से हमने ये चीज़ चूज़ की हुई है। अब यहाँ हम देखें फार्मूला हमारे पास इस तरह से फार्मूला है। अब मैं इस फार्मूले के अंदर ना वैल्यू पुट करता हूँ। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है ना वो मेरे पास है, अभी मैंने ऊपर यहाँ पे गिवन डाटा में लिखा है, वो हमारे पास है 1 + √15 ऐसे। और बेटा यहाँ पे हमारे पास 1/2 और बेस की वैल्यू भी बच्चे हमारे पास गिवन है AC, यानी मैंने बताया था ना ऊपर बेस है। तो ये हमारे पास होगा √3 + √5। और हाइट जो है ना ये हमारे पास AB है, इसको हमने निकालना है। तो इसकी जगह मैं जो है ना वो AB इस तरीके से ही लिख लेता हूँ। अब देखिए आगे क्या करूँगा, याद रखिए तो जो मल्टीपल हो रहा होता है वो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने वाला क्या होता है, मल्टीपल। तो ये जो है डिवाइड हो रहा है इसके साथ मल्टीपल करेगा तो कुछ यूँ बन जाएगा, ये आएगा 2 + 2 √15। और जो इसके नीचे है ये वाला जो है ना इसके नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से √5, सॉरी जी √3 था, √3 + √5। और ये हमारे पास क्या है जी AB की लेंथ, यानी बेस, ये हमने निकालना है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस सवालों को हमने ना पीछे वाली एक्सरसाइज के अंदर भी देखा है। और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर भूल गए हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना और कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करना। तो मैं ऐसा करता हूँ AB इस तरफ लिख लेता हूँ और इस सवाल को जो है ना हल करता हूँ आसानी के साथ। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट तो पहले ऐसे ही आ रही है, आप इसको बखूबी जानते हैं, पहले भी हमने इसके ऊपर बात की हुई है। जिसने नहीं देखा हुआ बेटा उसको बिल्कुल ज़रूरत है 1.2 जो है ना वो देखने की, ठीक है। और यहाँ पे 5 है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसके ऊपर भी √5 ओवर √3 माइनस √5। अब ऊपर वाली रकम से मल्टीपल होगा और नीचे वाला हमारे पास डिफरेंस फार्मूले के अकॉर्डिंगली चलेगा। तो देखें 2 को पहले इन दोनों से फैक्टर से मल्टीपल करवाएंगे तो हमारे पास 2 ये आएगा 2 √3 माइनस 2 √5। इसी तरह 2 √15 जो है ना वो भी आगे मल्टीपल करेगा इन दोनों से। तो देखें उसके लिए क्या होगा, जमा यहाँ पे आप देखिएगा कि अंडर रूट वाले से ना मल्टीपल हो जाएगा अंदर, तो 2 तो बाहर आएगा इस तरह करके, 2 तो जो है ना इस तरीके से बाहर आ जाएगा। और ये होगा हमारे पास 15 3 ये होता है बेटा हमारे पास 45। और जब आगे वाले से होगा तो ये आएगा -2 और ये होता है हमारे पास 15 5 75। और बेटा इसके नीचे जो हमारे पास है याद रखिएगा वो डिफरेंस फार्मूला है, तो वो मैं इधर लगा रहा हूँ 3 इसका स्केयर माइनस √5 इसका स्केयर। बात समझ रहे हैं। तो अब देखिएगा आगे मैं इसको मज़ीद सॉल्व करता हूँ तो देखिए किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हम इसको जो है ना वो सॉल्व करने लगे हैं। तो देखिएगा जी अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। मैं एक स्टेप मज़ीद इसका करता हूँ फिर इस सवाल की जानिब चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे AB दोबारा से लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि वो उसको पहले 2 √3 तो वैसे ही आ जाएगा, -2 √5 भी चेंज नहीं हो सकता। इसी तरीके से जमा 6 √5, ये मैंने इसको जो है ना वो चेंज कर लिया है। ये मैंने 45 था ना तो 5 अंदर ही रहेगा और वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। 6 मैंने 3 जो है ना वो मैंने बाहर की जानिब जो है ना वो लिख लिया। 9 5 दा 45 होता है और मैंने 9 का जब अंडर रूट लिया था वो 3 बाहर आया, 3 2 से मल्टीपल किया तो 6 आ गया। सेम इसी क्राइटेरिया के मुताबिक यहाँ पे -10 √3 जो है ना वो बाहर, इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व करके लिख लिया। और इसके नीचे जो हमारे पास 3 - 5 आ गया, ठीक है। मज़ीद आगे देखिएगा, अब मैं सेम वाले को हल करता हूँ, ये वाला इस वाले के साथ हल होगा तो बेटा हमारे पास -8 आ गया √3। और इसी तरीके से जब हम दूसरे वाले को हल करेंगे तो ये हमारे पास ये आएगा जमा 4 √5 और इसके नीचे हमारे पास कितना है पुत्र -2।
तो मज़ीद इसको हल करूँगा तो देखिएगा -2 ऊपर वाले में से कॉमन ले लूँगा। तो जब कॉमन लूँगा तो यहाँ पे आएगा 4√3 और कैंसिल होने के बाद, और यहाँ पे आएगा -2√5। तो बेटा यही हमारा जो है ना वो क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने सवाल जो है ना ज़रा इसको किया है, जगह हमारे पास कम थी लेकिन हमने फिर भी इसको जो है ना वो डिटेल से पढ़ने की कोशिश की है। चलें जी, सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास सवाल नंबर अब 3 की तरफ चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्या माजरा है। तो देखें सवाल नंबर 3 के अंदर जो है ना हमने लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या है जी, रेक्टेंगल हैज़ अ साइड ऑफ लेंथ उसने दी है, 2 लेंथ दी हुई हैं उसने, और इसका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन द फॉर्म ऑफ a+b√2 की फॉर्म के अंदर हमने उसका जवाब लेके आना है। आपको पता है रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए लेंथ ज़रा विड्थ की जो फार्मूला है ना उसको हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ एक लेंथ मान ली, एक मैंने विड्थ मान ली, तो दोनों को देखे मैंने इस तरीके से क्या किया, मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैंने लिख लिया। अब क्या किया, पहले वाले को उठाकर दोनों से मल्टीपल करते सिंप्लीफाई करते करते ना हमारे पास इस फॉर्म के अंदर यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। ठीक है, निकालने का मकसद यही था यार कि वीडियो ज़्यादा इतनी लेंथी ना हो जाए। तो अब क्या होगा, ये 12 वाला जो है ना वो 10 वाले के साथ हल होगा, तो नेक्स्ट लास्ट का स्टेप हमारे पास जो होगा ना वो होगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 15 में से 14 निकालेंगे तो बेटा ये हमारे पास +11√2। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, इस सवाल को भी देख लीजिएगा, हमने ये बड़ी आसानी के साथ यार इसको भी सवाल नंबर 3 को भी देखा है। सिंपल रूल था, इस वजह से मैंने इसकी जो ऊपर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बताई थी करनी, तो इस वजह से ये मल्टीप्लिकेशन को आपने यहाँ से देख कर जो है ना वो आगे की तरफ मूव करना है। तो आए जी अब नेक्स्ट सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है जी, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज 22। यार 2 इक्वेशनें बन जाएंगी हमारे पास। आपने कहना है कि x इज़ द फर्स्ट नंबर एंड y इज़ द सेकंड नंबर। लेट, यहाँ पे लिखेंगे आप लेट x बराबर फर्स्ट नंबर एंड y बराबर सेकंड नंबर। देन फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या क्या होगा, x प्लस y बराबर होगा 68 के, और सेकंड कंडीशन क्या होगी, x माइनस वाई बराबर होगा 22 के। यार ये सवाल बड़ा आसान है, बस क्या करना है, एक दफ़ा इक्वेशन को जमा कर लेंगे, तो दोनों इक्वेशनों को जमा करेंगे और एक दफ़ा दोनों इक्वेशनों को माइनस करेंगे, तो ये सवाल जो है ना हमारे से आसानी के साथ हल हो जाएगा। देखिएगा कैसे होगा। सबसे पहले मैं करता हूँ इधर इक्वेशन लिखता हूँ, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 68 और x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 22। तो देखें इसको मैं जमा करूँगा ना तो ये वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा 2x बचेगा, और यहाँ पे बेटा हमारे पास होगा 8 और 2 इधर 0, और इधर हमारे पास होगा 6 और इधर आएगा 19, और यहाँ पे हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 90/2, तो देन हमारे पास इसका जवाब आएगा 45। इसी तरीके से बेटा ये दोनों को देखिएगा, हम दोनों इक्वेशनों को आपस में माइनस भी करते हैं, तो देखिए इसका किस तरीके से आएगा। तो दोबारा से लिखेंगे, हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी 68, और ये इक्वेशन हमारे पास किसके बराबर है बच्चे, 22 के। दोनों इक्वेशनों को माइनस करेंगे, माइनस करने की वजह से क्या होगा, इनके साइन जो है ना वो तब्दील होंगे, ये प्लस में था तो माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये कैंसिल होगा और ये हमारे पास आएगा 2y, और दोबारा से हमारे पास होगा 0, और सॉरी जी इसके भी साइन जो है ना वो माइनस का होगा। तो अब देखेंगे हमारे पास कितना होगा, यहाँ भी ये भी साइन माइनस का हुआ, तो 6 में से 2 निकले तो 6 8 में से 2 निकले तो 6, और 6 में से 2 तो ये हमारे पास 46 आ गया। तो अब इसको y को जो है ना वो इसको 2 पे नीचे डिवाइड करेंगे, तो ये 2 जब इसके नीचे डिवाइड होगा तो ये 23 हमारे पास इसका आंसर होगा। तो ये बेटा देखिए हमने बड़ी आसानी के साथ ये वाला सवाल भी देख लिया और ऊपर वाला दोनों सवालों को हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। जल्दी जल्दी से हम आगे की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 5 आपकी किताब के ऊपर दिया हुआ है, द वेदर इन द लाहौर इज़ यूजुअली अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर। 2024 के दौरान इसका भाई कोई टीवी रिपोर्ट करने वाला था कि 48 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। क्या कहता आप इसके फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर मेजरमेंट करते हैं। अच्छा मैंने ना ये फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर की ज़रा सवाल निकाल के ना मैं बताऊंगा, ये कन्वर्जन और स्केल के ऊपर भी थोड़ी डिटेल दे दूंगा ताकि थोड़ा ना इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ सवालों को जो है ना वो सॉल्व करते रहें। ठीक है, सबसे पहले सवाल को हल करते हैं। हमारे पास यहाँ पे फ़ारेनहाइट का जो फार्मूला उसने खुद भी गिवन किया हुआ है, मैं अलग अलग फार्मूले भी जो स्केल के रिलेटेड होंगे ना वो मैं लिख देता हूँ अभी नीचे। तो यहाँ हमारे पास क्या है जी, हमारे पास फ़ारेनहाइट का फार्मूला है, हमने बस क्या करना है सेल्सियस जो इसका टेम्परेचर गिवन है ना इसके अंदर वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर देना है। तो बड़े बड़े एक लाइन का सवाल है यार, देखें कैसे होगा। एफ है हमारे पास फ़ारेनहाइट, हम लिखते हैं जी 9/5, देखिए ये फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। अब सेल्सियस के अंदर हमारे पास टेम्परेचर 48 डिग्री था, और जमा उसके अंदर क्या कर देना है 32 कर देना। यार ये मैंने कैलकुलेशन आप पे छोड़ी यार, इतना तो आप करेंगे, लेकिन हाँ जवाब मैं बता देता हूँ आपको, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका जवाब जो है ना वो ये आना चाहिए। तो जब ये आ जाएगा तो मुझे बता देना कमेंट में, सर जी बिल्कुल समझ आ गई, हाँ जी हो गया। अच्छा मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ये इसकी स्केल के हवाले से यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। तो ये देखिए टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूले हैं, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के अंदर जाना हो
तो फिर क्या मामला है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस की तरफ, सेल्सियस से केल्विन की तरफ, केल्विन से सेल्सियस की तरफ, सेल्सियस फ़ारेनहाइट से केल्विन की तरफ, केल्विन से फ़ारेनहाइट की तरफ। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं, आप इसको देख लें। देयर आर द 3 स्केल्स, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। उसके अकॉर्डिंगली इंटरचेंज करवाइए जो है ना, ये फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, बिना देर किए हम आगे वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाले सवाल के अंदर कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। लो जी, कल साड़ी पहली वाली आ गई जी। जैसे वो पूछते नहीं है बच्चों से एक दूसरे, चलो मैं मुझे बताओ यार ये कि अगर तुम और तुम्हारे वालिद साहब की जो दोनों को एज को जमा करें ना तो वो 72 साल बनती है। 6 ईयर गो द फादर वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। कहते 6 साल पहले जो है ना वो जो फादर साहब की जो एज थी ना वो दुगनी थी सन से, जो है ना वो एज 2 टाइम्स, मतलब अगर 2 से मल्टीपल कर दिया जाए वो सन की एज तो हमने निकालनी है बेसिकली। और वो उन्होंने एक हिंट दे दिया कि यार 6 साल पहले ना वो, अगर वो उसकी जो एज थे ना उससे 2 से मल्टीप्लाई किया जाए ना तो वो एज जो है ना वो वाले साहब की जो है ना वो निकल आती थी 6 साल पहले। चलो देखते हैं यार इसको किससे करते हैं। बड़ा देखिए, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ये भारतीय सवाल ना बच्चों को टेंशन में डाल देते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, समझ आ जाएगी किस तरीके से। मैं इसको डिटेल ज़रा बता देता हूँ, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है किस तरीके से सन्स करंट एज। तो मैं ये, मेरे पास ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, मुझे पता ही कोई नहीं, तो एक्स ईयर लिख लेते हैं ये। ठीक है। इसी तरह से कहता है फादर्स करंट एज कितनी है। हाँ 72 साल तो थी, लेकिन उसमें से सन की एज भी जमा हो रही थी, तो इस स्टेप के अंदर ना हम सन की एज माइनस करके यहाँ पे ये वैल्यू लिख देंगे। ठीक है। मतलब उसने कहा नहीं था कि हमारे पास जो सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। तो जब फादर की अकेले की एज निकालनी है तो मैं वो एक्स की जो वैल्यू मैंने खुद से लेट की हुई है वो मैं माइनस कर देता हूँ। आगे क्या कहता है 6 ईयर अगो सन्स एज। अच्छा, ये आपने जब सवाल लिखना होना है ना तो ये आपने लिखना है खुद। ठीक है, मैंने इसे अपनी वीडियो के अंदर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना करते हुए ये चीज़ मैंने ज़रा जो है ना वो लिख दी है। कहता है जी 6 ईयर अगो सन्स एज, 6 साल पहले सन की एज, तो हमने जो अभी लेट की थी ना उसमें से 6 साल मजीद निकाल देंगे। ठीक है, ये वाला आगे वाला स्टेप ये होगा। और उसके बाद कहता है कि 6 ईयर अगो, ठीक है 6 ईयर अगो सन, अब जो हमने खुद से वो मैं किया था ना कि ये तो थी हमारे पास फादर की एज, तो इसी तरह इसमें से भी कितने से और निकाल देने हैं, 6 ईयर निकाल देने हैं। तो ये हमारे पास कुछ यूँ होगा, ये आएगा 66 माइनस एक्स ईयर। ठीक है, ये हमने वालिद साहब की जो एज लेट की थी ना उसमें से 6 साल दोनों में से निकाले हैं ना। मैं भी डिटेल इसको थोड़ी सी कंडीशन के अकॉर्डिंगली सवाल कॉल करके ना एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, घबराना नहीं है। अब दोनों की एज जो है ना वो इस तरीके से है कि देखें, वो दुगनी का हवाला उसने दिया था 2 टाइम्स, तो यानी इसका मतलब है फादर की एज वो 6 साल जो पहले थी वो इतनी थी, और उसके बेटे की जो एज थी ना वो बेसिकली ये है, तो वो 2 टाइम्स होगी। तो ये कंडीशन के मुताबिक आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं यार, देखते हैं कि लड़के की एज कितनी थी, वो निकाल लेते हैं। 66 इधर ही रहेगा, माइनस एक्स है यहाँ पे, 2x माइनस 12 होगा। एक्स की रकम को इस तरफ ले आते हैं तो 66 प्लस 12, और यहाँ पे होगा 2x प्लस एक्स। तो मज़ीद देखें जी, यहाँ पे होगा 80 78, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3x। तो बेटा जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना तो ये 26 आ जाता है, एक्स की वैल्यू डिवाइड हो जाएगा ना 3 यार वहाँ पे। लेकिन ये अभी जवाब जो है ना वो ये नहीं आया। हमने ना सन की एज में से 6 साल निकालने हैं, तो हम लिखेंगे 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो सन्स एज, 6 ईयर अगो सन्स एज। तो हम ये लिखेंगे तो ये क्या होगा, 26 में से हम वो 6 निकालेंगे तो इसका मतलब है कि वो 20 साल का था। अब ज़रा इस सवाल को दोबारा देख लेना, भारतीय सवाल है, डरने आ जाना यार, फिर नहीं कहना सर ने समझाया नहीं सही तरीके से, गौर करना दोबारा से। वो कहता है कि जी सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। दोनों बाप बेटे की जो उम्र थी ना उसको जमा करने पे 72 साल बन रहे थे। 6 साल पहले अगर 6 ईयर गो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स, ये कंडीशन उसने दी हुई है। 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो दुगनी थी, यानी जितनी वो लड़के की एज थी उससे 2 से मल्टीपल हो रही थी। हमने वो लड़के की एज निकालनी थी, तो एज नहीं ना हमें मालूम लड़के की, तो इस वजह से हमने एक्स की वैल्यू की है। फादर की एज थी वो दोनों का जमा करके 72 बन रहा था, इस वजह से माइनस एक्स कर दिया। फिर हमारे पास एक्स वो माइनस करके 6 ईयर निकालना था, तो उसमें से भी हमने वो माइनस किया, और फादर की एज में से भी 6 साल माइनस किए, तो हमारे पास 66 माइनस एक्स ईयर्स आ गए। दोनों का कंडीशन के अंदर रख के हमने वैल्यू निकाली, और जो जवाब आया उसमें से फिर 6 साल हमने जो है ना वो क्या करना है, माइनस कर देना। तो हमारे पास 20 ईयर्स जो है ना वो उसका जो एज थी ना वो बेटे की होगी। ठीक है जी, आए जी आगे की तरफ मूव करते हैं। देखो बड़ा ही आसान सवाल यार, कहता है मेरा एक लड़की है, उसने एक टॉय बेच दिया जी, सेल्स अ टॉय फॉर 1520 रुपये के अंदर जो है ना उसने भी टॉय जो है ना वो बेच दिया। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस टू गेट 15% प्रॉफिट। कहता है अगर वो क्या 15% अगर वो प्रॉफिट रखना चाहे तो वो कितने अमाउंट की वो जो है ना वो टॉय जो है ना वो बेचे तो उसको 15% का जो है ना वो मुनाफा हो जाए। तो बड़ा आसान है यार, सबसे पहले प्रॉफिट अमाउंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट अमाउंट निकालने का फार्मूला बड़ा आसान है, आप क्या करें जितनी आपके पास अमाउंट है ना उससे वो प्रॉफिट परसेंट को ना मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ जी, वाई आई राइट 0.15 जो है ना वो 15% के अलावा
तो यार इसका बड़ा आसान सा है कि हमने ना ये 15 को ना 100 पे डिवाइड करते हैं, फीसद जो होता है ना परसेंटेज, तो ये इस तरीके से 0.15 इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 228 रुपये आ गया भाई। सेलिंग प्राइस के अंदर आप दोनों को वो जमा कर लें, तो इसका मतलब है 1748 रुपये का बेचेगी तो उसको 15% का जो है ना वो प्रॉफिट हो जाएगा। बड़ा आसान था यार, ये इसी तरीके से लिख देना, इंतहाई मुश्किल नाम की चीज़ ही कोई नहीं। आगे ज़रा देखें, आगे वाले सवालों को जो है ना वो किस तरीके से मैंने जो है ना वो लिखा हुआ है, लेकिन उसको बढ़ने से पहले ना आपको ये 2-3 मैंने यहाँ पे लिखी है, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, एनुअल इनकम, एक्सेम्प्टेड अमाउंट क्या होता है, एक्सेम्प्टेड अमाउंट क्या चीज़ें हैं, द अमाउंट ऑफ मनी डेट इज़ नॉट टैक्सड और चार्ज्ड, ठीक है, जिसके ऊपर टैक्स वगैरह जो है ना वो ना लगा हो, उस अमाउंट ऑफ मनी को हम क्या कहते हैं, एक्सेम्प्टेड अमाउंट कहते हैं। आगे सवालों के अंदर ना इस टर्म्स को यूज़ किया गया है। एनुअल इनकम कहते हैं जो सालाना तौर पर आप मनी पैसा कमाशा जो है ना वो कमाते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं इनिशियल अमाउंट है जो आप बोरो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ठीक है जी। कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं जी इंटरेस्ट अर्न ऑन बोथ प्रिंसिपल अमाउंट एंड एनी अकर्ड इंटरेस्ट के हवाले से जो है ना वो बातें की हैं, दोनों को जो है ना वो कंबाइनली इंटरेस्ट उनके ऊपर जो होता है। सवाल नंबर 8 की जाने चलते हैं यार, देर बिल्कुल भी नहीं करनी हमने, बड़ी जल्दी से हम बढ़ते हैं आगे। सवाल को समझने की मैंने पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे ज़रा गौर करके देखिएगा। कहते हैं एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000 रुपया, वाइल द एक्सेम्प्टेड अमाउंट। अब देखना मैं एक्सेम्प्टेड अमाउंट का पहले यहाँ पे जिक्र कर दिया था ना कि अमाउंट ऑफ मनी डेट इज़ नॉट टैक्स, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा हुआ फिलहाल। तो कहता है वो पहले की जो उसकी अमाउंट थी ना टैक्स नहीं उसने पे किया था, वो 13 लाख रुपया थी, ठीक है जी। हाउ मच टैक्स वुड बी हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। कहते उसको 0.75% टैक्स पे इस अमाउंट के ऊपर कितना टैक्स पड़ेगा, तो टैक्स करते हैं। एनुअल इनकम यानी जो साल के अंदर कमा रहे हैं, ठीक है, वो 9,60,000 रुपया वो साल के अंदर। तैयब साहब हैं कि बड़ा पैसा कमाते हैं जी। एक्सेम्प्टेड अमाउंट उनकी जो है ना वो 1,30,000 रुपया है, ठीक है, और वो 0.75% का अगर इसके ऊपर टैक्स पे करते हैं तो फिर वो क्या मामला होंगे उनके जो है ना वो देखें। अच्छा जी, देखिए एक्सेम्प्टेड अमाउंट मैंने कहा था जिसके ऊपर टैक्स वगैरह भी चार्ज जो है ना वो नहीं किया गया, इनकी मैंने टर्म्स ऊपर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। टैक्सेबल इनकम जो होगी ना वो इस तरीके से है कि आपने 9,60,000 में से पहले ये निकाल के, तो ये वाली जो अमाउंट होगी ना ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम है। अब टैक्स रेट कितना है, 0.7% है, तो इसको मज़ीद 100 के ऊपर डिवाइड करने के बाद ना ये हमारे पास ये रकम आ गई है। टैक्स अमाउंट निकालने का ना ये फार्मूला है, ये आपकी एग्जांपल्स के अंदर भी बेटा उसने दिया हुआ है। एक दफ़ा किताब खोल के ना पीछे एग्जांपल की तरफ चलेंगे ना तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है, याद करने वाली चीज़ है। टैक्स अमाउंट जो होती है ना वो टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई टैक्स रेट होता है। तो हमने क्या करना है, टैक्सेबल इनकम निकालना सीखा, टोटल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को निकालना, और फिर हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जो उसका टैक्स अमाउंट होगी ना वो ये आ जाएगी। कैलकुलेटर से आप इसकी तस्दीक कर लेना, ठीक है जी। इसी तरह से सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वो कहता है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन द 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो प्रिंसिपल अमाउंट मैंने ऊपर बताया, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, डेफिनेशन याद कर लेना। और प्रिंसिपल अमाउंट के ये जो है ना ये इस तरीके से गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने बताया कि 14% है 100 पे डिवाइड करने के बाद, और टाइम जो उसने दिया हुआ है ना वो 1 ईयर का है। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला ये है, याद करना पड़ना है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आ गया। यार इंतहाई आसान है, इस वजह से मैंने जो है ना यहाँ पे पहले लिख दिया था कि बेटे को किसी किस्म की, बच्ची को किसी किस्म की जो है ना वो प्रॉब्लम ना आए। बेटा आपका काम फिर ये बनता है कि यार अगर इतनी आसानी से करके सर हर सवाल को यहाँ पे बताते हैं, जैसे देखो हमने डिटेल के साथ इस एक्सरसाइज को जो है ना वो पढ़ा थ्रूली हमने जो है ना इसको देखा एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स, और फिर किस तरीके से एक एक करके सवाल को मैंने निकाल के यहाँ बताया। यार इसके ऊपर देखिए मैं कितनी मेहनत से जो है ना ये मुझे सारी चीज़ें एडजस्ट करके आपके लिए करनी पड़ रही हैं, लेकिन आपकी सपोर्ट जो है ना वो मुझे देखने में नहीं आ रही, तो उसका इंतहा का ज़ोर लगा दें यार, तो बाकी अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। तलीम को आम करना ही बेटा मेन मकसद है, तो आपके साथ की बड़ी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं पहले चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।